उंगली पकड़ के मैंने पूरे चैप्टर को इन डिटेल में समझाया, बातों बातों में कैसे चैप्टर खत्म हो गया हमें पता ही नहीं। जीएस पढ़िए, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिन्हें सोशियोलॉजी में बहुत ब्रॉड लेवल का इंटरेस्ट था। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड दिल्ली है, या वो बॉम्बे एंड लखनऊ वाली यूनिवर्सिटी है, या फिर लखनऊ एंड कैलकाटा वाली यूनिवर्सिटी है, या कोई भी नहीं। ऐसे कौन थे जो बिलीव करते थे कि अगर एसिमिलेशन हुआ ट्राइबल्स का और साथ ही में हमारे मेन स्ट्रीम हिंदूज के साथ, तो उनको एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ेगा, हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। जबकि उस टाइम पे सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था। नॉर्थ इंडियन जो है उनका फेस का शेप, उनके लुक अलग है, वेल एज जो साउथ इंडियंस है उनका लुक जो है, उनका फेस जो है वो टोटली डिफरेंट है। तुम्हें क्या लगता है कि डीपी मुखर्जी ने बताया कि लिविंग ट्रेडिशन है, तो लिविंग ट्रेडिशन मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन। प्रजा जो है वो बिल्कुल भी मतलब बहुत अच्छे से आराम से रह रही है। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है उन्हें नहीं चाहिए था अपनी लाइफ में, उन्हें नहीं मिला। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की ह्यूमैनिटीज मेंटोर। आज के इस वीडियो से हम लोग कंप्लीट आहुति देने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 5 को ऑफ द सेकेंड बुक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, एंड हमारे चैप्टर का नाम है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इस चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं पूरी तरीके से कंप्लीट। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के चैप्टर को एकदम वन गो में एंड हर एक टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया था। साथ ही में आज के इस वीडियो में हम लोग लाए हैं आप सभी के लिए द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम लोगों को हेल्प करने वाले हैं फॉर हमारे एग्जाम्स। ओके, सो ये दो वीडियोस, फर्स्ट हमारा वन शॉट एंड सेकंड हमारा जो ये वाला वीडियो है, अगर आप लोगों ने देख लिया तो क्या होगा कि हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से हो जाएगा कंप्लीट। ओके, एंड आई कैन एश्योर यू कि उसके बाद तो तुम लोगों को फुल लाने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही में क्या करना है, तुम लोगों को इस चैप्टर को एक बार रीड कर लेना है ताकि सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी, इस वीडियो लेक्चर में जो भी हम लोग साथ में करने वाले हैं वो सारे नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही में पिन भी किया हुआ है कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले, जैसे मैंने तुम्हारी उंगली पकड़ के मैंने पूरे चैप्टर को इन डिटेल तुम्हें समझाया, बातों बातों में कैसे चैप्टर खत्म हो गया हमें पता ही नहीं चला, ठीक वैसे ही बातों बातों में कैसे हमारा एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है। तो तुम्हें करना क्या है, एकदम ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखना है, सुनना है, समझना है, एंड मैं बातें करूंगी तुमसे एंड तुम लोगों को सारी चीजें एकदम इन डिटेल में समझ आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा एक्टिव बनना है, एंड साथ में जिन लोगों को नहीं पता है हम लोग कैसे एमसीक्यूज करते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि मेरे सारे स्टूडेंट्स, समझदार स्टूडेंट्स, इट इज वेरी गुड कि तुम लोगों को पता है, बट जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन्हें बता देती हूँ। हम लोग एमसीक्यूज ऐसे करने वाले हैं कि मैं क्वेश्चन तुम्हें समझाऊंगी पढ़ के, ऑप्शंस तुम्हें दिखाऊंगी, एंड देन यू हैव टू राइट आंसर जो है वो तुम्हें अपने माइंड में सोचना है, मैं राइट आंसर तुम्हें दूंगी, एंड देन तुम्हें अपने आप को पॉइंट्स देते हुए चलना है। ठीक है, टोटल हमारा जो आज का एमसीक्यू सेशन होने वाला होगा वो होगा 10 मार्क्स का। ओके, बिकॉज 10 एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे, 1 मार्क्स का 1 एमसीक्यूज, एंड जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं तुम्हें पढ़ूंगी, समझाऊंगी, ऑप्शंस दिखाऊंगी, साथ में तुम लोगों को टाइम दूंगी कि तुम लोग अपने एमसीक्यूज के आंसर को सोचो, देन आंसर राइट वाला मैं तुम्हें दूंगी, एंड तुम्हें मैच आउट करना है फेयर तरीके से, एंड मार्क्स को कमेंट सेक्शन में एट द एंड ऑफ द एमसीक्यू सेशन तुम्हें लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस चैप्टर को हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, एंड एक आखिरी प्रहार में खत्म भी करने वाले हैं। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। Who is known as the father of Indian sociology? हमारा जो इंडिया में जब सोशियोलॉजी आया, देखो थोड़ा सा मैं जिस्ट दूंगी इस चैप्टर का। हम लोगों ने इस इंडियन सोशियोलॉजी के चैप्टर में पढ़ा कि कैसे हमारे इंडिया में सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। देखो पहले तो हम लोगों के ऑफिशियली हम सोशियोलॉजी नहीं पढ़ते थे, हम लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते थे, क्योंकि उस टाइम तक एंथ्रोपोलॉजी ही था। उसके बाद सोशियोलॉजी, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आए, देन उसके बाद से हमारा सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस है, वो थोड़ा काफ़ी टाइम बाद हुआ, राइट। सो हमारे इंडिया में भी हम लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते थे। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम ट्राइबल पीपल्स, ट्राइबल ग्रुप्स को पढ़ा करते थे, एंड पॉपुलेशंस वगैरह को स्टडी किया करते थे। लेकिन उसके बाद बहुत से दो सोशियोलॉजिस्ट बहुत फेमस थे हमारे, शरद चंद्र रॉय, एंड देन वन मोर वाज हमारे अय्यर थे, राइट, LK अनंत कृष्ण अय्यर, जिन्होंने स्टडी किया था, वो एक इनिशियल सोशियोलॉजिस्ट थे। देन उसके बाद हमारे नेक्स्ट 4 सोशियोलॉजिस्ट थे, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो हो गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके बाद जो सोशियोलॉजिस्ट आए थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सो इन डिटेल हम सभी सोशियोलॉजिस्ट के बारे में भी पढ़े, और साथ में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि इंडिया में सोशियोलॉजी आया तो पहले क्या कंडीशन थी। पहले एंथ्रोपोलॉजी था, फिर सोशल एंथ्रोपोलॉजी, एंड फिर उसके बाद सोशल लॉजी एज अ डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हुआ। देन वहाँ पे कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज इंट्रोड्यूस हुई, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। तो अब तुमसे पूछा जा रहा है कि इंडिया में सोशियोलॉजी
को इंट्रोड्यूस करना, इंडिया में सोशोलॉजी एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस करने के पीछे किसका हाथ था और किसे हम लोग फादर भी कहते हैं ऑफ इंडियन सोशोलॉजी? ऑप्शन है, क्या वो डीपी मुखर्जी थे, क्या वो जीएस घुरिये थे, क्या वो एमके गांधी थे, या बिनोय कुमार सरकार थे? सो तुमको आंसर इसका बताना है, राइट आंसर तुम्हें अपने माइंड में गेस करना है, एंड आई विल से यू द राइट आंसर, दैट इज जीएस घुरिये। हम लोगों ने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, हमारे थर्ड सोशोलॉजिस्ट थे जीएस घुरिये, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिन्हें सोशोलॉजी में बहुत ब्रॉड लेवल का इंटरेस्ट था, राइट। इन्होंने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा पढ़ा, हर टॉपिक, समाज के हर एक इंस्टीट्यूशंस पे कुछ ना कुछ उनकी राय हम लोगों ने देखी थी कि है ही है। साथ में हम लोगों ने जीएस घुरिये के बारे में पढ़ा था कि ये एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन इन्होंने सोशोलॉजी को इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। हमारी दो यूनिवर्सिटी थे, बॉम्बे एंड कैलकाटा, वहाँ पे ऑफिशियली हम लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया था सोशोलॉजी का। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर्मल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचिंग ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया ओनली बिगिन इन 1919। ऐसा कौन सा फॉर्मल यूनिवर्सिटी था जहाँ पे हम लोगों ने टीचिंग शुरू की थी सोशोलॉजी की इन इंडिया? तुम्हें बताना है कि कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी था। द ईयर इज 1919। नाउ यू हैव टू फाइंड द आंसर। क्या वो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे था, क्या वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली था, क्या वो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ था, या क्या वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा था? तो द राइट आंसर यू हैव टू गेस, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। सो ये हमारा है राइट आंसर। आई होप तुम लोग एकदम राइट चल रहे हो, सही चल रहे हो, सबके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं अभी इनिशियली। देखो हमारा एमसीक्यूज चलता है ऐसा कि सबसे पहले तो मैं इजी क्वेश्चन दूंगी, देन थोड़ा मिडिल में थोड़े से उलझे हुए क्वेश्चन आएंगे, एंड लास्ट में थोड़े से टफ क्वेश्चन टाइप के आएंगे। बट सभी हम लोग एकदम आसानी से समझते हुए चलेंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3, इन द 1920s टू अदर यूनिवर्सिटी। अब 1920 आते होते पहला यूनिवर्सिटी जो था हमारा आया था 1919 में, जहाँ पे टीचिंग शुरू हुई थी सोशोलॉजी की। दूसरा यूनिवर्सिटी 1920s में ही आया था, यानी कि 1 साल बाद, जहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज ओपन हुई थी। कौन सी और कौन सी ये तुम्हें बताना है, जहाँ पे हम लोगों ने टीचिंग के साथ साथ रिसर्च चालू की थी टुगेदर सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। सो क्या वो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड दिल्ली है, या वो बॉम्बे एंड लखनऊ वाली यूनिवर्सिटी है, या फिर लखनऊ एंड कैलकाटा वाली यूनिवर्सिटी है, या कोई भी नहीं है इनमें से आंसर? सो द राइट आंसर यू हैव टू गेस, एंड देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ एंड कैलकाटा। यही दोनों ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे 1920s में हम लोगों ने टीचिंग के साथ साथ रिसर्च भी चालू की थी हमारे सोशोलॉजी प्लस एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड बेस्ट नोन पायनियर्स ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया। ऐसे कौन से अर्लीस्ट, मतलब सबसे पहले और साथ ही में बहुत ज़्यादा जाने माने सोशोलॉजिस्ट थे या सोशल एंथ्रोपोलॉजी उन्होंने पढ़ा था इंडिया में 1861 से 1937 तक उनका टाइम पीरियड था। उन्होंने अपनी करियर को शुरू किया था एज अ क्लर्क, देन वो बने एक स्कूल टीचर, देन वो बने एक कॉलेज टीचर, कोचिंग स्टेट प्रेजेंट डे केरला में। He was also conferred the list of, उन्हें हम लोग इस टाइटल से जानते हैं, दैट इज नोन एज राव बहादुर एंड दीवान बहादुर। ये चैप्टर में ही मैंने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। सो यू हैव टू गेस द राइट आंसर, ठीक है। एंड साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताओ जिन लोगों को आंसर बिल्कुल अच्छे से पता है और जिन्होंने मेरे लेक्चर्स को देखा है, अटेंड किया है। ओके, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज LK अनंत कृष्ण अय्यर। LK अनंत कृष्ण अय्यर को कि हम लोग राव बहादुर एंड दीवान बहादुर का ही टाइटल उन्हें मिला था। वही थे जो पहले क्लर्क थे, उसके बाद वो बने एक स्कूल टीचर, देन कॉलेज टीचर बने, और उसके बाद उन्हें पूछा गया कि तुम लोग उन्हें मतलब हेल्प, उनसे हेल्प के लिए पूछा गया बाय सम पीपल जो दीवान थे ऑफ केरल कोचिन स्टेट। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप हमें एथनोग्राफिक स्टडी या पॉपुलेशन की स्टडी करने में आप मुझे कंपनी दे सकते हैं। देन इन्होंने कंपनी दी, देन इनको भी इंटरेस्ट आया थोड़ा थोड़ा, एंड देन इन्होंने और फर्दर स्टडी की सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ी थी। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, he founded the journal man in India in 1922। ऐसे कौन से सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जर्नल मैन इन इंडिया 1922 को लिखा था? क्या वो शरद चंद्र रॉय थे, क्या वो LK कृष्ण अय्यर थे, या वो GS घुरिये थे, या फिर वो DP मुखर्जी थे? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शरद चंद्र रॉय। इन्होंने ही लिखा था हमारा जर्नल मैन इन इंडिया इन 1920।
नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। डैश ऑल्सो रोट, इन्होंने और भी चीजें लिखी है, मतलब ब्रॉड रेंज ऑफ थीम्स पे इन्होंने अपनी चीज़ों को, अपने विचारों को व्यक्त किया, अपनी स्टडीज़ को शो किया है। इंक्लूडिंग उन्होंने लिखा है ट्राइब्स के बारे में, किनशिप के बारे में, फैमिली के बारे में, मैरिज के बारे में, कल्चर या सिविलाइजेशन के बारे में, हिस्ट्रिक रोल, सिटीज़ की जो हिस्ट्रिक रोल थी, रिलीजन है, सोशोलॉजी ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन। तो सोशोलॉजी कैसे रिलेटेड है कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन, यानी कि समाज को जोड़ने और साथ में समाज में कॉन्फ्लिक्ट लाने में सोशोलॉजी का क्या रोल है, ये सारी चीज़ों के बारे में इस सोशोलॉजिस्ट ने कुछ ना कुछ लिखा है। कौन है वो? क्या वो शरद चंद्र रॉय हैं, अगेन क्या वो एल के कृष्ण अय्यर हैं, क्या वो जीएस घुरिये हैं, या फिर वो डीपी मुखर्जी हैं? सो द राइट आंसर यू हैव टू गेस इन योर माइंड, एंड द राइट आंसर, मुझे पता है तुम लोगों को आना ही चाहिए ये आंसर। मैंने एकदम अच्छे से डिस्कस किया था इन सोशोलॉजिस्ट के बारे में, एंड अभी भी मैंने स्नैप रिकैप में उनके बारे में बात की थी, इनके बारे में बात की थी। सो द राइट आंसर यू हैव टू गेस, एंड दैट शुड बी राइट ऑल्सो। ओके, सो आंसर है हमारा जीएस घुरिये। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि जीएस घुरिये जो है वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने नियर अबाउट ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। कहीं चाहे वो मैरिज हो, फैमिली हो, किनशिप हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो ट्राइब्स हो, चाहे वो कास्ट हो, हर चीज़ों के बारे में उन्होंने स्टडी भी की है, एंड वो वाइड रेंज में सोशोलॉजी में इंटरेस्टेड थे, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। He Journal of Indian Sociological Society Sociological Bulletin was launched in 1952 by। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लिखा था इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी साथ में सोशोलॉजिकल बुलेटिन, एंड दैट वाज लॉन्च इन 1952। 1952 के आसपास लॉन्च भी हुआ था। क्या वो जीएस घुरिये थे, क्या वो मुखर्जी थे, क्या वो श्रीनिवास थे, या क्या वो अय्यर थे? तो तुम्हें इसका राइट आंसर लिखना है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जीएस घुरिये, उन्होंने ये लिखा था। देन क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। The Dash believed that assimilation would result in serve exploitation and cultural extensions of tribals। यहाँ पे बोला क्या कि कौन ऐसे लोग थे, ग्रुप्स ऑफ पीपल थे जो बिलीव करते थे कि अगर ट्राइबल्स हम मेन स्ट्रीम हिंदूज के साथ एसिमुलेट हो जाते हैं तो रिजल्ट क्या होगा कि वो उनकी जो कल्चर है वो पूरी तरीके से एक्सटेंड हो जाएगी, एंड उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा उन पे बाय हिंदू पीपल, मेन स्ट्रीम हिंदू पीपल के द्वारा। घुरिये एंड नेशनलिस्ट ऑन द अदर हैंड वो क्या बोलते थे, वो आर्ग्यू करते थे कि अगर हमारे देश में जो ट्राइबल्स हैं वो मेन स्ट्रीम हिंदूज के साथ नहीं जुड़े तो हमारे कंट्री में यूनिटी नहीं आएगी, कॉपरेशन नहीं आएगी, एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर इंडिया एज अ होल कंट्री। मतलब ये क्या बोलते थे, डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करते थे, एंड साथ ही बोलते थे कि हर समाज के मेंबर्स को एक साथ चलना चाहिए। घुरिये एंड अदर जो हमारे नेशनलिस्ट थे, पर ऐसे कौन थे जो बिलीव करते थे कि अगर एसिमुलेशन हुआ ट्राइबल्स का और साथ ही में हमारे मेन स्ट्रीम हिंदूज के साथ तो उनको एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ेगा, ठीक है, उनको इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ेगा, उनके कल्चर जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। तो क्या वो प्रोटेक्शनिस्ट थे, क्या वो नेशनलिस्ट थे, क्या वो ब्रिटिशर्स थे, या क्या वो कोई नहीं थे? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोटेक्शनिस्ट। देखो ब्रिटिशर्स जो थे, जिनको कंफ्यूजन है, ब्रिटिशर्स नहीं है, बिकॉज ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली उनकी भी सोच कहीं ना कहीं यही थी कि उन्हें, बट उनका ध्यान कहाँ था, उनका ध्यान था कि वो एसिमुलेट नहीं होने देना चाहते थे। बट प्रोटेक्शनिस्ट जो थे वो चाहते थे कि वो ट्राइबल सोसाइटी को प्रोटेक्ट करें, उन्हें किसी भी हालत में मिलने ना दे, एसिमुलेट ना होने दे, वेयर एज ब्रिटिशर्स की जस्ट एक सोच थी, ठीक है। तो मेन ग्रुपिंग हमारी थी प्रोटेक्शनिस्ट की एक ग्रुप था, एंड नेशनलिस्ट का एक ग्रुप था। प्रोटेक्शनिस्ट के अंदर ही ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। His influence and popularity came not so much from his scholarly writing। अब ऐसे कौन से सोशोलॉजिस्ट थे जो फेमस हुए जस्ट नॉट बिकॉज कि उन्होंने बहुत सारे बुक्स एंड आर्टिकल्स लिखे, बट वो फेमस हुए बिकॉज क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, वो बहुत अच्छे टीचर थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम अपने कामों को बहुत अच्छे से करते थे, मीडिया एंड न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स एंड रेडियो प्रोग्राम्स को भी अटेंड करते थे ऑन रेगुलर बेसिस। सोसाइटी को बहुत अच्छे से उन्होंने जिया है, उनके लाइफ में शो हुआ है ये। तो ऐसे कौन से सोशोलॉजिस्ट थे? क्या वो शरद चंद्र रॉय थे, क्या वो एल के अनंत कृष्ण अय्यर थे, क्या वो जीएस घुरिये थे, या डीपी मुखर्जी थे? एंड द राइट आंसर, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो एकदम राइट आंसर देंगे, right? It should be right answer, guys. So
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डीपी मुखर्जी। मुझे पूरा यकीन है तुम लोग एकदम अच्छे चल रहे हो, ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने सभी चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस किया था अपने वीडियो लेक्चर में, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट, हमारा जो वेलफेयर स्टेट का मिथ है, डैश है, provides a detailed critique of the notion and points to it many shortcomings। so ऐसे कौन सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया कि हमारा जो वेलफेयर स्टेट है वो एक मिथ है, यानी कि वेलफेयर स्टेट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इन सोशोलॉजिस्ट ने बताया एंड ऑल्सो बताया, उन्होंने बहुत हद तक क्रिटिसाइज भी किया द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, जो कि आजकल के टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करता उनके हिसाब से। तो ऐसे कौन से सोशोलॉजिस्ट थे? क्या वो श्रीनिवास थे, क्या वो अय्यर थे, क्या वो घुड़िये थे, या फिर क्या वो देसाई थे? तो इसका राइट आंसर तुम्हें मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी साथ में बताना है। सो द राइट आंसर इज देसाई, अक्षय रमनलाल देसाई, जो कि गुजरात से आते हुए हैं। तो उनके हिसाब से वेलफेयर स्टेट उन्होंने अपने बुक में डिस्क्राइब किया था, राइट। कौन सा बुक है कमेंट सेक्शन में लिखना। उन्होंने डिस्क्राइब किया था वेलफेयर स्टेट के बारे में, राइट, कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है। वेलफेयर स्टेट मतलब वो स्टेट जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो बहुत कम हो, ठीक है, जब ज़रूरत हो तभी हो, लाइक दैट। वो कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी हो, वो कंट्री जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी हो, सो वो होगा हमारा व्हाट नोन एज वेलफेयर स्टेट, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है। देन उन्होंने बताया कि उन्होंने स्टडी की, मतलब उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए कि वेलफेयर स्टेट में क्या होना चाहिए। उसमें ऐसा होना चाहिए कि सभी को इक्वालिटी दी जाए, सभी सोसाइटी के मेंबर्स को इक्वालिटी दी जाए, एम्प्लॉयमेंट दी जाए, लाइक दैट। ये सारी बेसिक कंडीशंस उन्होंने रखी। एंड देन उन्होंने सभी कंट्री को, इवन इंक्लूडिंग यूएस, ब्रिटेन एंड बड़ी बड़ी कंट्रीज उस टाइम की, उन सभी को स्टडी किया। बट उन्होंने फाइंड क्या किया कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो व्हाट नोन एज क्राइटेरिया है ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये कोई भी कंट्री फुलफिल नहीं कर पाई। सो दैट इज द रीजन वाई वो कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट जो है वो अभी तक एक बहुत बड़ा मिथ है, जो आगे में भी जाके सॉल्व आउट हो सकता है। बट उनका ये कहना था कि वेलफेयर स्टेट जो है एज अ होल एग्जिस्ट ही नहीं करता है हमारे कंट्री में, नॉट इवन इन द बिग बिग कंट्रीज एट दैट टाइम। सो ये हमारा जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट आ जाओ हमारे, यस, सो यहाँ पे हम लोग करते हैं एमसीक्यूज के सेशंस को कंप्लीट। एंड तुम लोगों को अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में काइंडली मुझे बताना है एंड फेयर तरीके से अपने आप को मार्क्स भी देते हुए चलना है। आई होप ये एमसीक्यूज बहुत इजी थे। जिन्होंने हमारा वन शॉट लेक्चर देखा उनके लिए सबसे ज़्यादा इजी थे, राइट। सो आउट ऑफ 10 यू शुड गेट 10। एंड जिनको नहीं मिला है कोई बात नहीं, आगे चलो हमारे चैप्टर को और ज़्यादा अच्छे से समझो एंड सब कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से और ज़्यादा क्लियर करो। उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि हमारे चैनल पे क्या अवेलेबल है। हमारे चैनल पे यू विल गेट 11th के सभी कंटेंट मिल जाएंगे। सभी कंटेंट इन द सेंस यू विल गेट द स्टडी मटेरियल ऑफ सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। साथ में जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, पढ़ाऊंगी, नोट्स दूंगी, वो सारे के सारे चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड कॉमेंट सेक्शन में पिन भी है। देन हम लोगों को तुम फर्दर ज्वाइन कर सकते हो थ्रेड्स, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, जहाँ पे तुम लोग मुझे डाउट्स पूछ सकते हो अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो। देन सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, ताकि चैनल के सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशंस तुम्हें टाइम पे मिलते रहें, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड इसी के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। एकदम इन डिटेल हर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, समझेंगे एंड आंसर को भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये पीडीएफ मैं तुम्हें भेजूंगी एंड उसको अच्छे से एक बारी रीड कर लेना, चैप्टर को भी एक बारी अच्छे से रीड कर लेना, तब तुम्हारा जो चैप्टर है वो एश्योर करूँ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वेल, सो अब एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे मूव करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि अनंत कृष्ण अय्यर और शरत चंद्र रॉय जो है वो बने सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, या शुरू किया उन्होंने प्रैक्टिस सोशल एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करना। देखो सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज नियर अबाउट सोशियोलॉजी ओनली, इनके समाज के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। तो कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये इन दोनों सोशियोलॉजिस्ट ने समाज को पढ़ना या सोशल एंथ्रोपोलॉजी को करना शुरू किया था। तो तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि अनंत कृष्ण अय्यर जो थे वो बहुत ज़्यादा चाहते थे हेल्प करना, तभी तो उनसे जब पूछा गया दीवान ऑफ कोचिंग द्वारा। देन अगेन ब्रिटिशर्स ने भी पूछा कि आप एथनोग्राफिक स्टडी करेंगे, विलेज की पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे, देन यहाँ पे आके पूरी इंडिया पॉपुलेशन को स्टडी करने में हेल्प करेंगे। रिलेटेड टू दीज थिंग्स उन्होंने उनसे जब हेल्प मांगी गई तो वो वॉलंटरी पार्टिसिपेट करते हैं, हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। जबकि उस टाइम पे सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था, बहुत मुश्किल था एथनोग्राफिक स्टडी कर पाना, राइट। बट फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की, ठीक है। सो ये हम लोगों का पहला पॉइंट है। इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि अनंत कृष्ण अय्यर जो थे वो एक प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
एज अनपेड, उन्होंने बिना पैसों के काम किया था, एथनोग्राफिक स्टडी की थी, उनकी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। देन नॉट ओनली बाय ब्रिटिशर्स बट हमारे जो दीवान थे, दीवान ऑफ कोचिन, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया एंड दैट इज़ द रीज़न वाई उनकी उनको बहुत बड़े बड़े पोस्ट मिले इन द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ मद्रास एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल दिस थिंग्स। उनको पोस्ट मिली, पोजिशंस मिले बाय ब्रिटिशर्स, उनको 2 टाइटल मिले, राव बहादुर एंड दीवान बहादुर का, बाय द कोचिन स्टेट के जो दीवान थे उन्होंने दिया था। सो ये डिस्क्राइब कर देना है तुम्हें यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोगों को पूछा जा रहा है कि शरद चंद्र रॉय के बारे में बताओ कि वो कैसे सोशल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते थे। देखो, इनिशियल स्टेप में तो वो एक लॉयर थे, राइट, एंड देन वो टीचर बने, देन उन्होंने टीचिंग जॉब को छोड़ा एंड वो कॉन्सेंट्रेट हुए थोड़ा लॉयरगिरी करने लगे। देन जब उनको लॉयर बनना था, मतलब जब वो लॉयर थे, सर्व कर रहे थे, कहाँ पे सर्व कर रहे थे, रांची में सर्व कर रहे थे, तो उनको पूछा, मतलब कोर्ट में उनसे बोला गया कि आप इंटरेस्ट बताओ, ट्राइबल पीपल के इंटरेस्ट को आप कोर्ट में पेश करो, ये काम उनको दिया गया था। तो जब वो ट्राइबल पीपल के इंटरेस्ट को प्रेजेंट कर रहे थे तो उनको इंटरेस्ट जो है वो ट्राइबल पीपल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उनके कल्चर्स के बारे में बढ़ गया, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बढ़ गया। सो उन्होंने एट द एंड क्या किया, उनका जो इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने टीचर को पूरी तरीके से छोड़ दिया जॉब एंड उन्होंने फोकस किया इस काम में कि वो एक सोशोलॉजिस्ट की तरह सोशल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़े, वो ट्राइबल्स को पढ़े, उनके इंटरेस्ट को पढ़े, उनके ऊपर रिसर्च उन्होंने किया, उनके ऊपर बहुत सी राइटिंग्स एंड बुक्स जो है वो पब्लिश की, इनके ऊपर, ट्राइबल्स के ऊपर। ओके, सो दस द एक्सपीरियंस जो है, हम लोग दोनों के एक्सपीरियंस को देख के, दोनों के काम को देख के हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों बहुत ही ग्रेट सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। अब मैंने इसे डिस्क्राइब कर दिया इन डिटेल्स, आई होप यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या मेन आर्ग्यूमेंट्स है जो तुम्हें देखने को मिलता है ऑफ द डिबेट अबाउट हाउ टू रिलेट टू ट्राइबल कम्युनिटीज़? तुम्हें मेन आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में लोग क्या सोचते थे उस टाइम पे। सो 3 थे, 3 या 2 कह लो। पहले तो ब्रिटिशर्स यानी कि प्रोटेक्शनिस्ट थे एंड दूसरे हमारे नेशनलिस्ट थे। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है बट फिर भी मैं थोड़ा बताऊंगी, ठीक है। सो तुम्हें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स को देने जो तुम लोगों ने बुक में पढ़ी थी, या डिबेट्स को देना है जो तुम लोगों ने ग्रुप में पढ़ा था अबाउट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड नेशनलिस्ट। ये दोनों हमारे मेन थे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये हमारे प्रोटेक्शनिस्ट हैं। सो ब्रिटिश के हिसाब से जो इंडिया के ट्राइबल्स हैं, ठीक है, वो प्रिमिटिव पीपल है, यानी कि हंटर गैदरर्स टाइप के लोग हैं और उन्हें ज़्यादा जंगल्स वगैरह में रहना होता है। उनकी कल्चर जो है वो एक्सट्रीमली और पूरी तरीके से डिफरेंट है फ्रॉम मेन स्ट्रीम हिंदू पीपल, राइट। सो उनके हिसाब से इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इनके कल्चर को इनके कल्चर को रिजर्वेशंस एंड अलग तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेराज मेन स्ट्रीम हिंदू से इन्हें दूर रखने की जरूरत, बिकॉज अगर ये दोनों एसिमुलेट हुए तो क्या होगा, कल्चर, सबसे पहले तो हमारा जो ट्राइबल्स है उनका कल्चर खत्म हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ किया जाएगा, इनको ऊपर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ की जाएंगी अगर ऐसा हुआ तो। ये ब्रिटिशर्स का मानना, सोच विचार थे। एंड ऑन द अदर हैंड नेशनलिस्ट का क्या मानना था, उनका मानना ये था कि अगर हमारे ट्राइबल पीपल्स एंड साथ में हमारे जो नॉर्मल पीपल हैं वो अगर एसिमुलेट होते हैं तो वो एक ग्रुप बनेगा जो कि हमारे कंट्री में यूनिटी को, कोऑपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाएगा, साथ में हमारे जो इंडिया को इंडिपेंडेंस है वो बहुत जल्दी मिल जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। सो वो इस बात पे भरोसा करते थे। सो दैट्स द मेन डिफरेंस इन बोथ व्यू पॉइंट्स वाज परसेप्शन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ मेन स्ट्रीम कल्चर ऑन ट्राइब्स। तो वही हम लोगों ने देखा, मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि हम लोग देख रहे हैं परसेप्शन, कि ट्राइबल्स के ऊपर कौन क्या बिलीव करता है, लाइक क्या लगता है ट्राइबल कल्चर्स के बारे में दोनों को, राइट। सो ये हमारा डिबेट था जो तुम्हें एक्सप्लेन करना था, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया एंड इन डिटेल एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। आउटलाइन द पोजीशंस ऑफ हर्बर्ट रिस्ले। यहाँ पे पोजीशंस बताने हैं हर्बर्ट रिस्ले के एंड जीएस घुरिये के अबाउट द रिलेशनशिप्स बिटवीन रेस एंड कास्ट इन इंडिया। सो हम लोगों ने पढ़ा था आर्ग्यूमेंट हर्बर्ट रिस्ले एंड जीएस घुरिये अबाउट दी कास्ट, कि वो कास्ट एंड रेस के बारे में क्या सोचते हैं। हम लोग वही तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि क्या वो सोचते थे, वही, राइट। सो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हर्बर्ट रिस्ले जो थे वो बिलीव करते थे कि ह्यूमंस जो हैं वो डिवाइडेड हैं रेसेस पे। रेसेस मतलब उनके बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टर्स, उनके जो चेहरा है उसके बेसिस पे डिफरेंसेस है, मतलब हर कोई अलग अलग दिखता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडियन जो है उनका फेस का शेप, उनके लुक,
अलग है, वाइल एज जो साउथ इंडियंस है उनका लुक जो है, उनका फेस जो है वो टोटली डिफरेंट है। सो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो अलग अलग कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका, कोरिया, चाइना, ये सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे हम लोगों को देखते हैं कि कैसे अलग अलग फेसेस हैं। सो इनके हिसाब से जो है ह्यूमंस डिवाइडेड है इन रेसेस। ओके, सो हर्बर्ट रिस्ले वही चीजें बताते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया में है जो है वहाँ पे आर्यंस एंड नॉन आर्यंस रहते थे। एंड जो आर्यंस हैं या इंडो आर्यंस हैं वो लोअर कास्ट के थे, ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन आर्यन रेसेस। तो वही चीजें रेसेस के बारे में बताते हैं, साथ में वो बताते हैं कि कैसे हमारे जो आर्यंस थे उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया। वो ये बताते हैं, वन थिंग ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट रेस जो है वही उसी के अंदर एक पार्ट आता है कास्ट। सो कास्ट इज द व्हाट नोन एज योर वेरिएंट ऑफ रेस। ओके, सो यही चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की है। रेस्ले वाज वन ऑफ द ओपिनियन दैट कंडीशंस इन इंडिया वेयर सुटेबल फॉर स्टडीइंग रेशियल एवोल्यूशन एज इंटरकास्ट मैरिजेस वर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन इंडिया। वो कहते क्या थे कि इंडिया में हमें कास्ट के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि कास्ट एक व्हाट नोन एज रेशियल चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है एंड ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये जो रेशियल एवोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं इंडिया में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड हमारे नोटिस को खींच रहा है, लाइक दैट अटेंशन को खींच रहा है। मैरिजेस वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन इंडिया। वो बताते हैं कि कैसे इंटरकास्ट मैरिजेस उस टाइम पे प्रोहिबिटेड थे इंडिया के अंदर, लाइक दैट। घुरिये वाज ऑफ डिफरेंट। अब घुरिये जो हैं वो पार्शली एग्री करते हैं। घुरिये हमारे जो होते हैं वो उनके डिफरेंट व्यूज होते हैं, वो पार्शली एग्री करते हैं, मतलब कुछ पार्ट्स उनके हर्बर्ट रिस्ले के सही थे बट बाकी सारे आर्ग्यूमेंट सही नहीं थे। ही बिलीव दैट रिस्ले जो बोलते हैं पार्शली करेक्ट है। क्यों? अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अपर कास्ट बीइंग आर्यन। सो जो अपर कास्ट है वो आर्यंस है, ये आर्ग्यू करते हैं कि हाँ भाई अपर कास्ट जो है वो आर्यंस है एंड लोअर कास्ट जो है वो नॉन आर्यंस होते हैं। ये बात तुम लोगों ने सही कही एंड ये पार्ट जो है वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लिए ही एग्जिस्टेड है। ठीक है, ये फर्दर वो और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो तुम कहते हो कि इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इंटरकास्ट का मैरिजेस का कॉन्सेप्ट है ये अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है एंड ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वी फर्दर से दैट द प्रोहिबिशन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कास्ट वाज ओनली लिमिटेड टू द नॉर्थ इंडिया एंड इंटरमिक्सिंग का जो पार्ट है या इंटरकास्ट मैरिजेस है ये सिर्फ लिमिटेड है नॉर्थ इंडिया के लिए, साउथ इंडिया में सब कुछ चलता है, लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हिम रेशियल प्योरिटी वाज प्रिजर्व्ड ओनली इन नॉर्थ इंडिया। ये जो रेशियल प्योरिटी का कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं रिस्ले जी, ये सिर्फ कुछ मात्रा में नॉर्थ इंडिया में प्रिवेल किया जाता है बट साउथ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे बातें हो रही हैं। नेक्स्ट आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे कि तुमने समराइज करो जो भी तुम लोगों ने सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशंस पढ़ा है कास्ट के बारे में। घुरिये ने एक्सप्लेन किया है कास्ट को इन डिटेल बाय गिविंग 6 पॉइंट्स। तो वो 6 के 6 पॉइंट्स तुम्हें यहाँ पे लिख देना कि कास्ट क्या क्या है। पहले तो कास्ट जो है वो उसमें सेगमेंटल डिविजन्स देखे जाते हैं, यानी कि कास्ट जो है क्लोज है एंड डिफरेंट है एंड क्लोज सेगमेंट्स में बना होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे कास्ट के अंदर अपर क्लास है, लोअर क्लास है, लाइक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, वर्किंग क्लास है एंड ये जो क्लास है वो बंद है, यानी कि जो वर्किंग क्लास है वही उस क्लास में जाएगा, जो पुअर क्लास है वही उस प्लेस पे जा सकता है, कोई और नहीं जा सकता, लाइक बंद है कास्ट के अंदर मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो हिंदू जो है उसमें हिंदू ही रह सकते हैं, मुस्लिम्स इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब ये एक ऐसा डिविजन फॉर्मेशन है। सो कास्ट जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम सेगमेंटल डिविजन्स देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि डिफरेंसेस हैं एंड एक दूसरे के लिए जो कास्ट है वो बंद रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट वो क्या बोलते हैं कि कास्ट सोसाइटी में हम लोग हायरार्कियल डिविजन्स देखते हैं, यानी कि ऊपर इनइक्वालिटीज देखते हैं एंड हायरार्कियल डिवीजन मतलब एक पे दूसरा नहीं आ सकता, दूसरे पे तीसरा नहीं आ सकता। मतलब फर्स्ट में हमारे होते हैं अपर क्लास पीपल, कास्ट पीपल, देन नेक्स्ट में होता है हमारे मिडिल कास्ट के पीपल एंड नेक्स्ट में हमारे होते हैं लोअर कास्ट के पीपल। सो ये जो है मिक्स्ड नहीं होते हैं, डिफरेंट है, लाइक दैट। द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट नेसेसरली इन्वॉल्व्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन, तो हमारा जो कास्ट है वो हमें बताता है कि हमारे जो सोशल, हमें किससे बात करना चाहिए, किससे फूड शेयर करना चाहिए, किससे इग्नोर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें अपने कास्ट से पता चलता है। कास्ट में हमें ये भी बताया जाता है कि हमारे राइट्स क्या है, हमारे ड्यूटीज़ क्या है, साथ में हमें बताया जाता है कि कौन सा ऑक्यूपेशन हमारे लिए सही होगा, राइट। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हो
अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में, राइट। कास्ट इन्वॉल्व करता है बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज। हमारे कास्ट के अंदर हमें बताया जाता है कि हम किससे शादी कर सकते हैं, किससे शादी नहीं कर सकते हैं, क्या हमारे रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे मैरिज से रिलेटेड, लाइक दिस। सो हमारे बेसिक चीज़ें ये ध्यान रखने वाली चीज़ें, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट डज डीपी मुखर्जी मीन बाय लिविंग ट्रेडिशन? तुम्हें क्या लगता है कि डीपी मुखर्जी ने बताया कि लिविंग ट्रेडिशन है, तो लिविंग ट्रेडिशन मतलब क्या है? एंड क्या तुम्हें लगता है कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, व्हाई डिड ही इंसिस्ट दैट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट बी रूटेड इन दिस ट्रेडिशन? यानी कि इंडिया की जो सोशियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा डीप है इन दिस ट्रेडिशन। सोशियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ट्रेडिशन है, ये उन्हें क्यों लगता है, उन्होंने क्यों डिस्क्राइब किया? देखो, लिविंग ट्रेडिशन उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए लिविंग बींग्स जो होते हैं उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। कोई भी चीज़ अगर लिविंग कहलानी है तो इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ट्रीज को लिविंग बोलते हैं, हम अपने आप को लिविंग बींग्स बोलते हैं। सो लिविंग बींग्स का क्या डेफिनेशन हुआ? वो जो हिल डुल सकते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, समय के साथ साथ परिवर्तन लाते हैं अपने अंदर, तो वो हो गया हमारा लिविंग, राइट। जिस चीज़ में ये क्वालिटीज़ है हम उस चीज़ को लिविंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ट्रेडिशन को लिविंग कह रहा है, वो इसलिए बिकॉज हमारा जो ट्रेडिशन है वो समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। हम अपने ट्रेडिशंस में कुछ चीज़ें नहीं लाते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम अपने कल्चर में कुछ चीज़ें नहीं लाते हैं, कुछ चीज़ों को डिलीट करते हैं। वैसे ही मैंने बताया था कि कल्चर का एक छोटा सा पार्ट है ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन में हम लोग कल्चर चेंजेस लाते रहते हैं, ठीक है, चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं, ऐड ऑन करते हैं, डिलीट ऑन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे ट्रेडिशंस के अंदर भी आती हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई जो ट्रेडिशन है वो हमारा लिविंग होता है, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। टाइम टू टाइम ट्रेडिशंस में भी चेंजेस आते रहते हैं। सो यही चीज़ है जो उन्होंने बताया है। साथ में उन्होंने बताया है कि कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो ट्रेडिशन के अंदर कभी चेंज नहीं होता है। पहला चीज़ क्या है, उन्होंने बताया था 3 चीज़ों के बारे में। ही इंसिस्टेड दैट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा रूटेड है ट्रेडिशन के अंदर, बिकॉज इंडियन सोशियोलॉजिस्ट शुड बी एन इंडियन फर्स्ट। देखो, उन्होंने क्यों बताया है कि इंडिया के ट्रेडिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी के अंदर। और सोशियोलॉजिस्ट के बारे में भी उन्होंने बताया था कि क्या सोशियोलॉजिस्ट के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी ऑफ इंडिया। पहला, अगर तुम्हें इंडियन ट्रेडिशन को पढ़ना है तो तुम्हें एक इंडियन होना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन होने के बाद साथ ही में तुम्हें पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर डिफरेंट डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। इंडियन मतलब होना पड़ेगा इंडिया की कल्चर, इंडिया की स्टाइल्स, टेस्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। देन ओनली तुम ट्रेडिशन पे अगर काम करते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत नाजुक हिस्सा है समाज का। अगर तुम ट्रेडिशन पे इसके बाद काम करते हो, आफ्टर नोइंग एवरीथिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, देन यू विल बी एबल टू डू योर स्टडीज प्रॉपरली। तुम्हारा स्टडी जो है वो सफल होगा, एंड तुम एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भी साथ में कहलाओगे, लाइक दैट, ठीक है। सो इंडियन फर्स्ट इज द मेन थिंग वेयर ही व्हाट ही is trying to say in this part, and the second part which I explained you कि इंडिया लिविंग ट्रेडिशन क्यों कहते हैं ट्रेडिशन को, तो वो अंडरस्टैंड है, यस, तुम लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या स्पेसिफिसिटीज हैं ऑफ इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी एंड हाउ दे अफेक्ट द पैटर्न ऑफ चेंज। यानी कि इंडिया में ऐसे कौन से कल्चर हैं या सोसाइटी है जिसकी वजह से चेंजेस जो है वो रेगुलेट होते हैं, वही एक्सप्लेन करा है तुम्हें। तो इंडिया का कल्चर के बारे में बात करें तो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, यानी कि एकाग्र हमारा कल्चर नहीं है। हम लोग वेस्टर्न कल्चर से भी उतने ही ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। द बिहेवियर ऑफ इंडियन इंडिविजुअलिस्टिक्स बाय हिज सोशियो कल्चरल ग्रुप। हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, वो शेप होती है हमारे इन्वायरमेंट से, जहाँ से हम आते हैं, लाइक दैट। Hence, the Indian social system is originated towards groups, unlike the Western societies where people are highly individualistic. Western culture की बात करें, Western societies की बात करें, तो वहाँ पे सब individualistic है, मतलब मेरी freedom है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। बट हमारे सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है, राइट। हम इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, बट हम ग्रुप से रिलेटेड हैं। सोसाइटी क्या कहेगी, सोचो समझो, मतलब एक एग्जाम्पल देखें तो इस टाइप का होता है। हम लोग सोसाइटी के बारे में फर्स्ट सोचते हैं, लाइक दैट। सो हमारे जो ग्रुप्स हैं, हमारे सोसाइटी है, वो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ आवर लाइफ, राइट। द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल जो है वो इंडिया में इनवॉलंटरी होती है। हमारे ट्रेडिशंस जो है वो बहुत ज़्यादा रूटेड होता है, जिसको हम लोग फॉलो करते रहते हैं, राइट। सो कुछ चेंजेस जो है हमारे समाज में आते हैं, हमारे डिज़ायर्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर मोस्टली गवर्न बाय, हमारे जो समाज में ट्रेडिशंस है, सोसाइटल नॉर्म्स है, वो हमें रेगुलेट करते हैं, हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, हमारी पर्सनालिटीज़ को रेगुलेट करते हैं। सो जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमारे पैटर्न ऑफ चेंज, हमारे समाज में चेंज कैसे आता है, तो हमारे समाज में चेंज आता है जब हमारे ग्रुप्स जो हैं वो साथ में आते हैं एंड वो चेंज लाने के बारे में काम करते हैं, लाइक दैट, ठीक है। हमारे समाज में रूल्स है, रेगुलेशंस है, नॉर्म्स है,
राइट, एंड समाज ही हमें शेप भी करता है. सो समाज इज द मेन थिंग जिसकी वजह से हमारे सोसाइटीज में चेंजेस आते हैं. सो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं. जैसे नेक्स्ट भी बताया हुआ कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट आता है कास्ट सिस्टम में, राइट. सो हम लोगों ने कास्ट सिस्टम को हटाया. क्यों? बिकॉज हम लोग, हमारी सोसाइटीज इतना डेवलप हुई, उन्हें फील किया कि कैसे ये जो इनइक्वालिटी है कास्ट के बेसिस पे ये बहुत गलत है. तो हमारे समाज ने इस पार्ट को हटाया, राइट. हम लोगों ने हटाया अपने समाज से इस पोर्शंस को. सो दिस इज एन एग्जाम्पल विच इज शोइंग कि कैसे चेंजेस आता है. जब लोग जागरूक होते हैं समाज में तब चेंजेस आता है. यही पार्ट है. नेक्स्ट आ जाओ, वेलफेयर स्टेट क्या होता है. एंड AR देसाई ने बताया क्रिटिकल क्लेम्स की कैसे हम लोग उन्होंने बताया कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है. ये वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये लागू कहीं होता भी है या नहीं, राइट. तो फर्दर उन्होंने स्टडी किया डिटेल में एंड बताया वेलफेयर स्टेट के बारे में. उन्होंने बताया कि एक स्टेट को वेलफेयर होने के लिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए. देन वहाँ पे हमारा गवर्नमेंट का जो रूल है वो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए. गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होना चाहिए. तीसरा उन्होंने बताया था कि हमारा जो वेलफेयर स्टेट है वो पॉजिटिव स्टेट होना चाहिए. वो तो डेमोक्रेसी वाला हो गया ना. तीसरा उन्होंने बताया था कि हमारा जो वेलफेयर स्टेट है वो मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ चलना चाहिए. ठीक है. सो ये सारी फीचर्स थी वेलफेयर स्टेट की. उसके बाद उन्होंने बताया कि क्रिटिकल चीज़ तो ये है कि ब्रिटेन, US और यूरोप की कितनी ही कंट्रीज को उन्होंने पढ़ लिया, बट ये जो वेलफेयर स्टेट का जो नियम है, जो रेगुलेशन है, जो रूल्स है, जो क्राइटेरियाज है, वो कोई भी कंट्री फुलफिल नहीं कर पा रहा था. सो एट द वेरी एंड उन्होंने कहा कि ये जो वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है, लाइक दैट. सो यही सारी चीज़ें हैं. तो ये उन्होंने आखिरी में बोला है कि हमारा जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक मिथ है, राइट. नेक्स्ट आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर्ग्यूमेंट्स वेर गिवन फॉर एंड अगेंस्ट द विलेज एज अ सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च बाय M.N. श्रीनिवास एंड लुइस ड्यूमोंट. देखो, हमारे M.N. श्रीनिवास का इंटरेस्ट था टुवर्ड्स रीडिंग द विलेजेस ऑफ इंडिया, राइट. वेयर कुछ लोग हैं जो बोलते थे कि कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया था. उन्होंने बताया था कि कोई ज़रूरत नहीं है विलेज को पढ़ने की. विलेज को एक टॉपिक है पढ़ने की. विलेज के अलावा बहुत से सोशल इंस्टीट्यूशन है, जैसे रिलीजन है, कास्ट है, क्लास है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ो. रिलीजन, विलेज कौन सी चीज़ है, राइट. उन्होंने कुछ लोग थे जैसे लुइस ड्यूमोंट भी एक पर्सन है जिन्होंने ऐसा ही M.N. श्रीनिवास को सजेस्ट किया. बट M.N. श्रीनिवास ने उसका कैसे रिप्लाई दिया, ये सारी चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन करनी है, राइट. सो M.N. श्रीनिवास के हिसाब से इंडियन विलेजेस जो हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. बिकॉज इंडस्ट्रीज से भी पहले, सिटीज से भी पहले हमारे समाज में क्या था, विलेजेस थे, राइट. सबसे इनिशियल सोसाइटीज फॉर्मेशन जो है वो विलेजेस से शुरू हुई. विलेज जो है इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास्ट से बहुत गहराई डीपली रूटेड है. विलेज का कॉन्सेप्ट ये क्रिटिसाइज करते हैं ब्रिटिश के थिंकिंग के बारे में अबाउट विलेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, खुद चल सकते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है व्हाट नोन एज सेंट्रल की सपोर्ट की, लाइक दिस. सो M.N. श्रीनिवास ने बताया कि कैसे हमारे जो विलेज है वो चेंजेस लाने में, समाज में बदलाव लाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ठीक है. कोई भी चेंजेस अगर समाज में आता है तो सबसे पहले उसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो विलेजेस होते हैं. सो ये सारी चीज़ें इन्होंने इन डिटेल बताई, राइट. विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल एंड सोशोलॉजिकल डेटा M.N. श्रीनिवास जो है उन्होंने बताया था, उन्होंने कंक्लूड किया था कि कैसे कंसिडरेबल चेंजेस आए थे हमारे सोसाइटी में एंड इंडिया के इकोनॉमी में जस्ट बिकॉज ऑफ आवर विलेज डेवलपमेंट. ठीक है. विलेज डेवलप होंगे तो हमारे कंट्री जो है वो ओवरऑल डेवलप होगी. एंड ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे M.N. श्रीनिवास ने बताया. नेक्स्ट आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज स्टडी इन हिस्ट्री. क्या ज़रूरत थी, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है हमारे हिस्ट्री में इंडिया के विलेजेस की, एंड क्या रोल M.N. श्रीनिवास ने प्ले किया है इन प्रमोटिंग द विलेज स्टडी. सबसे पहले हम लोगों ने विलेज के बारे में पढ़ना शुरू किया था, एथनोग्राफिक स्टडी करना शुरू किया था, पॉपुलेशन को समझना शुरू किया था. देन रैपिड सोशल चेंज जो है हमारे कंट्री में आया तो हमारे विलेजेस से ही आया. जब हमारे विलेजेस में प्लान्ड डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू हुआ तब हमारे विलेजेस के साथ साथ पूरे कंट्री एज अ होल में चेंजेस हम लोगों ने देखने को मिला. देन विलेजेस जो है उसकी स्टडी से हम समाज को एक बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. समाज में क्या हो रहा है, ओपिनियंस क्या है, डेवलपमेंट्स क्या है, अंडर जो अर्बन सेक्टर्स है उसके बारे में भी अच्छे से समझना, तो विलेज सेक्टर को भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये सारी चीज़ें M.N. श्रीनिवास ने बताई एंड उन्होंने प्रमोट किया है कि विलेज की स्टडी करना सोशियोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है.
उन्होंने बहुत से फील्ड वर्क किए, उन्होंने बहुत से बुक्स आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश की हैं, डिटेल अकाउंट्स पब्लिश की हैं, जहाँ पे वो ना सिर्फ विलेजेस के बारे में पढ़ते थे बट विलेजेस के लोगों से उनके कल्चर्स के बारे में पढ़ते थे, उनसे इंटरेक्ट करते थे, उनकी थिंकिंग के बारे में समझते थे, एंड वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने बुक्स में मेंशन भी की है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके, सो इसके साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को, एंड अब हम लोग जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से तुमसे पूछे जा सकते हैं। सो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सो डिस्कस करो व्यू जो कि एक्सप्रेस किया है घुरिये ने अबाउट ट्राइब्स के बारे में घुरिये क्या कहते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट, कि पहले तो उन्होंने कहा था कि ट्राइबल्स जो है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम मेन स्ट्रीम हिंदूज, राइट। देन उन्होंने कहा था, वो भी बिल्कुल नेशनलिस्ट की तरफ है, वो भी यही कहते हैं कि जो ट्राइबल्स है वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं हमारे इंडिया के कंट्री में, हमारे कंट्री में। देन वो दे आर अनलाइक द हिंदू एनिमिस्ट, यानी कि हिंदू से वो बहुत ज़्यादा अलग हैं, राइट। एंड साथ में उन्होंने बताया था कि अगर हिंदूज एंड ये यानी कि ट्राइबल्स ग्रुप्स मिलते हैं तो यूनिटी प्रमोट करते हैं हमारे कंट्री में, राइट। सो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी, जिसके बारे में हम लोगों ने 2 बारी पढ़ लिया, राइट। अब नेक्स्ट आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, एक बारी रीड कर लेना, ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें तुम्हारे माइंड में घुस जाए। बहुत आसान है, जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल वही चीज़ें लिखी हुई हैं। देन व्हाट वाज डीपी मुखर्जीज व्यू अबाउट ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। डीपी मुखर्जी क्या सोचते थे ट्रेडिशन के बारे में एंड मॉडर्निटी के बारे में। ट्रेडिशन की बात करें तो उन्होंने बताया था कि प्रिंसिपल है जो कि चेंज लाते हैं हमारे इंडियन ट्रेडिशंस में, एंड 3 प्रिंसिपल है, श्रुति, स्मृति एंड अनुभवा। हमारा श्रुति, हम लोग जो सुनते हैं, स्मृति जो चीज़ें हम लोग समझते हैं, तो श्रुति हम जो समझते हैं, जो देखते हैं, उन चीज़ों से ही हमारी जो आइडियाज़ हैं वो बढ़ते हैं। ट्रेडिशंस के बारे में हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं। देन स्मृति, हम लोग चीज़ों को देखते समझते हुए आए हैं, बट हमारे ट्रेडिशंस में चेंज लाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन है अनुभवा, ठीक है। इट इज़ अनुभवा और पर्सनल एक्सपीरियंस विच इज़ रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल। जो हमारे समाज में चेंज लाता है, वो जो हमारे ट्रेडिशन में चेंज लाता है, वो है हमारा मेन अनुभवा, यानी कि हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उस ट्रेडिशन के साथ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट की होगी, हम लोगों ने होली सेलिब्रेट की होगी, तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है, हम लोग आगे भी इसे कंटिन्यू करेंगे, हमारे मन में आता होगा, राइट। इससे हमारे समाज में बहुत ज़्यादा अच्छी व्हाट टू से पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये हमारे अनुभवा होता है, राइट। द एक्सपीरियंस और प्रेम और लव and sahajan or spontaneity of these saints and their followers was noticeable also in serves among Muslims. So मुस्लिम के अंदर भी अनुभवा की इम्पोर्टेंस है। अनुभवा, प्रेम, लव, all these things brings personal experience, all these things brings change in our tradition, राइट। हमारे कंट्री में डेफिनेटली हम लोग अपने वैल्यूज़ को कि क्या सही है क्या गलत है, इनसे हम लोग प्रमोट करते हैं, साथ में प्रिजर्व करके हुए भी चलते हैं। तो ये हमारी जो है ट्रेडिशन है। द पॉइंट हाउएवर इज ऑफ यूटिलाइजिंग द फोर्स विच इज़ जो हमारे फॉरेन ट्रेडिशंस है उसके साथ भी हम लोग कोप अप करने की कोशिश करते हैं, अपने वैल्यूज़, आइडियाज़, व्हाट इज़ अनुभवा, ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो हमारे ट्रेडिशन का पार्ट एंड ये वाला पार्ट जो हमारे डीपी मुखर्जी समझाना चाहते थे, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ डीपी मुखर्जी के बारे में, मॉडर्निटी के बारे में वो क्या सोचते थे। देखो, मॉडर्निटी के बारे में वो ये सोचते थे कि फुल मैन, देखो डीपी मुखर्जी डज नॉट वर्शिप ट्रेडिशन, वो वर्शिप नहीं करते थे ट्रेडिशन की। His idea of full man or well balanced personality calls for a blend of moral favor and aesthetic and intellectual sensitivity with a sense of historical and rationality. D.P. Mukherjee believed that the knowledge of tradition shows the way to break them with the least social cost. According to D.P. Mukherjee, a dialectical process of conflict and synthesis must be given a push by the conserved energies of class structure of Indian society. तो वही चीज़ें एक्सप्लेन करता है कि मॉडर्निटी क्या है। धीरे धीरे हमारे ट्रेडिशंस में चीज़ों को, नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना, एंड जो हमारे ट्रेडिशन को लिविंग बनाने का काम जो है वो मॉडर्निटी के कंसेप्ट में हम लोग देखने को मिलता है कि कैसे धीरे धीरे समाज में बहुत बड़े बड़े एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ के साथ हमारी लाइफस्टाइल को चेंज हो रही है। सो जो हमारे चेंजेस है ट्रेडिशन में लाने का, वो भी मॉडर्निटी के साथ हैंड इन हैंड चल रहा है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि ट्रेडिशन में चेंज लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। ये हमारे नॉलेज पे बेस्ड होता है, एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कैन बी कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशियोलॉजी इन इंडिया।
सो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे घुरिये हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन। सो वही चीज़ें तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि उन्होंने क्या क्या जैसे उन्होंने सोशल बुलेटिन लिखा है, देन उनकी राइटिंग क्या थी, उन्होंने कैसे 35 ईयर्स में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की, ये तुम्हें लिखना होगा, नथिंग एल्स। देन हमारा जो लेस्ले फेयर है वो क्या है वो तुम्हें एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। वेलफेयर स्टेट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एक पॉजिटिव स्टेट, वेलफेयर स्टेट इज इक्वल टू पॉजिटिव स्टेट एज वेल, यानी कि पॉजिटिव स्टेट साथ में हमारे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो कम, राइट, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी वेलफेयर स्टेट के अंदर। सो लेस्ले फेयर इज ऑल अबाउट जहाँ पे गवर्नमेंट का जो है कंट्रोल हो किसी भी चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा कम हो, राइट, यानी कि हम लोगों ने तुम लोगों ने अगर ये पोएम पढ़ा होगा वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिन लोगों ने पढ़ा है, दीज पीपल कैन कनेक्ट नाइसली। लेस्ले फेयर का कॉन्सेप्ट वहाँ पे था जब हम लोगों ने देखा कि प्रजा जो है वो बिल्कुल भी मतलब बहुत अच्छे से आराम से रह रही है, क्यों, बिकॉज गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है उन्हें नहीं चाहिए था अपनी लाइफ में एंड उन्हें नहीं मिला, सो वो अपनी ज़िंदगी जो है बहुत खुशहाली से बिता रहे थे। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लेस्ले फेयर। एंड जिनको नहीं पता है, लेस्ले फेयर मतलब तुम्हारा जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो वो सबसे ज़्यादा कम हो, राइट, जब इक्वालिटी प्रमोट करना हो तभी गवर्नमेंट आए, नहीं तो वो ना आए, ठीक है। इकोनॉमिक जो हमारे कैपिटलिज्म है वो प्रमोट होता है लेस इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट हो तो। नेक्स्ट आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, डिस्कस करो घुरिये ने क्या बताया है कास्ट एंड रेस के बारे में। देखो इसके बारे में हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ लिया था कि कास्ट के बारे में वो क्या बताते हैं, 8 पॉइंट्स वी हैव डिस्कस, राइट, कि क्या होता है हमारा कास्ट। देन हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हर्बर्ट रिसे एंड हमारे जो व्हाट नोन एज योर जीएस घुरिये, हमारी थॉट, इन दोनों की थॉट्स क्या थी एंड क्या डिफरेंसेस थे। सो यही चीज़ें तुम्हें वापस से लिखी हुई है, ब्रॉड क्वेश्चन बन के आ सकती हैं, सो वो चीज़ें तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट आ जाओ, वही चीज़ें हैं, एक बार ही रीड करोगे सब समझ में आ जाएगा, ओके, वेल एंड गुड। सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो होता है पूरी तरीके से समाप्त। हम लोगों ने एमसीक्यूज डिस्कस किया इन डिटेल, तुम लोगों को अपने पॉइंट्स को भी साथ में कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इन डिटेल, मैंने सभी क्वेश्चन को तुम्हें समझाया एंड आंसर को भी तुम्हें समझाया, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि तुम्हारे एग्जाम्स में आ सकते हैं या आने के चांसेस थे, उससे भी हम लोगों ने ब्रॉड लेवल पर डिस्कस किया। एंड एट द वेरी एंड आई विल से कि हम लोगों ने पूरे चैप्टर को ही एक बार एक बहुत अच्छा लुक दे दिया है, एक बार पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लिया है इन द सेंस। अब तुम लोगों को अपने साइड से एक बारी ये पीडीएफ को गो थ्रू करना है, एक बारी चैप्टर को गो थ्रू करना है एंड आई श्योर कि ये चैप्टर तुम्हें याद ही हो जाएगा, ठीक है। सो इस अच्छी बात के साथ हम लोग एंड कर रहे हैं अपने चैप्टर को। साथ ही में एक बारी बात सुनते जाओ कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि जो भी नोट्स हैं वो तुम्हें टाइम टू टाइम मिलते रहें। देन थ्रेड्स, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे हमें ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सो वेट किसका कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही में हमारे साथ बने रहो, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, ठीक है, बाय।